हाँ जी, नमस्कार सभी का। आज हमारी तैयारी का डे 18 एनसीईआरटी इकोनॉमी लेक्चर 6 शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो रूरल डेवलपमेंट की बात करते हुए देखो, सबसे पहले रूरल एरिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने ये चीज पहले भी पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि हमारी ज्यादातर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रह रही है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है तो वो रूरल एरियाज में रह रही है। तो इतनी पॉपुलेशन अगर हमारी रूरल एरियाज में रह रही है, अगर रूरल एरियाज की डेवलपमेंट बिना प्रोग्रेस, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना डेवलपमेंट के रह रही है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। ठीक है। अब इसी में एक चीज आपको बतानी बहुत जरूरी है कि महात्मा गांधी का क्या सोचना था, इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा बनना चाहिए। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि इंडिया में अलग अलग मॉडल्स पेश किए गए थे कि इंडिया आजादी के बाद कौन सा डेवलपमेंट मॉडल, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करे। सबके अपने अपने सजेशन थे। बॉम्बे प्लान बना, नेशनल प्लानिंग कमेटी कांग्रेस की बनी। ठीक है, वैसे ही सर्वोदय प्लान था। महात्मा गांधी का कहना था कि देखो, इंडिया को लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब महात्मा गांधी का ये कहना था कि इंडिया को कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ये सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इंडिया को जिस चीज पे फोकस करना चाहिए वो है सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस क्या होते हैं कि देखो, एक विलेज के अंदर डेवलपमेंट करवाओ, मतलब विलेजेस की इंडिविजुअल डेवलपमेंट करवाओ कि हर विलेज अपने आप में एक डेवलपमेंट यूनिट हो। इसका क्या मतलब है कि जो एक गांव प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादातर प्रोडक्ट वो गांव खुद ही कंज्यूम कर जाए, और वो मिनिमम बाहर भी उसे मिनिमम भेजना पड़े और बाहर से उसे मिनिमम मंगवाना भी मिनिमम भी पड़े। मतलब ऑब्वियसली कई चीजें हर गांव में नहीं मिल सकती, जैसे मेटल्स ही लगा लो, सोना चांदी आ- और आपका आयरन स्टील ही लगा लो, ये सारी गांव में नहीं बन सकती। ऐसी चीजें किसी और जहां पे बन रही हैं वो वहां से आ जाए। आपके यहाँ पे जो स्पेशलिटी है बस थोड़ी बहुत ही वो बाहर चली जाए, ज्यादातर अपने आप में गांव में जो रिसोर्सेज बन रही हैं वो अपने आप में कंज्यूम करें। ये ऐसे गांव इंडिया, मतलब ये जो मॉडल था महात्मा गांधी जी ने ये क्यों रेकमेंड किया था और आने से पहले, वो यही था जहां पे ज्यादातर लोग गांव के अंदर ही सारी लाइफ बिताते थे, रेयरली ट्रैवल करते थे गांव से बाहर। और उनका सारे के सारे जो चीज थी, एक गांव के अंदर जितनी रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो गांव के लोग ही कंज्यूम कर जाते थे। ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने आके रूरल सारी डेवलपमेंट चेंज कर दी। महात्मा गांधी का कहना था कि हमें फिर से वहीं पे अपनी सारी की सारी इकोनॉमी को लेके जाना जरूरी है। इसी कारण ये आपके मॉडल उन्होंने रेकमेंड किया था। पर ऑब्वियसली दुनिया की जो रिक्वायरमेंट थी वो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तभी तो डेवलपमेंट आएगी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी। देखो, इकोनॉमी में एक बहुत चीज जरूरी होती है, क्यों बड़ी फैक्ट्री सबको चाहिए। एक टर्म है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका क्या मतलब है कि देखो, जितना आप एक अ, ज्यादा स्पीड से एक सिंगल जगह पे सामान बना पाओगे ना, सामान की कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप किसी बड़े स्केल की फैक्ट्री में देखोगे, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कोका कोला का। देखो, लेट्स सपोज कोई एक कोई पर्सन है, वो भी ऐसी ही एक कोई ड्रिंक तैयार कर रहा है, पर वो सारा दिन खुद हाथों से सब कुछ तैयार कर रहा है। पहले उसका मिक्सचर तैयार कर रहा है, फिर उसे बॉटल्स को तैयार अच्छे से पॉलिश करके बॉटल्स के अंदर फिल कर रहा है, कैपिंग कर रहा है, उसके चारों ओर स्टिकर लगा रहा है। वो दिन में कितनी बोतलें तैयार कर लेगा? खुद अगर एक कोई पर्सन करने बैठा, 50 तैयार कर लेगा, 70 तैयार कर लेगा, 100 बोतलें तैयार कर लेगा। वहीं पे जो आपके कोका कोला के प्लांट हैं, वहां पे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक लाइन में 1 मिनट में हजारों बोतलें तैयार हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इसी कारण, जिस बंदे ने सारा दिन लगा के 100 बोतलें तैयार की हैं, वहीं पे कोका कोला की फैक्ट्री सारा दिन, ठीक है चलो, हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी ले लेते हैं, कम एस्टिमेट्स भी ले लेते हैं, 10-20 हजार बोतलें तैयार कर दी। अब क्योंकि बोतलें उनकी उतने ही टाइम में ज्यादा तैयार हुई हैं, वो बोतलों को सस्ते में बेचने के लिए भी तैयार होंगे।
वहां पे जिस बंदे ने अपना सारा दिन लगा के कोई चीज तैयार की है वो ऑब्वियसली उसे महंगी बेचेगा। इस कारण इकोनॉमी ऑफ स्केल के लिए बड़ी फैक्ट्रीज और मशीनरी बहुत जरूरी होती है। तो महात्मा गांधी का मॉडल इसी कारण नहीं फॉलो किया गया। नहीं तो सामान अपने आप में बहुत महंगा होता है। तभी जो हाथ से बना हुआ सामान बनी हुई चीज होती है ना वो हमेशा महंगी होती है, क्योंकि मशीन ज्यादा तेजी से ज्यादा चीजें बना सकती हैं। वहीं पे एक पर्सन को टाइम ज्यादा लगेगा, उसकी टाइम की ही सारी कीमत होती है। ठीक है, जब आप किसी को किसी सर्विस के लिए पे कर रहे हो, आप एक्चुअली उसकी मेहनत और उसके टाइम के लिए पे कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से अब इससे आगे बढ़ते हुए क्या चैलेंजेस हैं रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों रूरल एरियाज हमारे अंडर डेवलप्ड है। देखो हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, लिटरेसी, ठीक है, खास करके फीमेल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे मिसिंग है। ठीक है, सैनिटाइजेशन, ये सब कुछ की कहीं ना कहीं कमी है। अब ये चीजें जो हैं, देखो तभी लोगों को अगर अच्छी एजुकेशन जैसे लेनी होती है, लिटरेसी, लिमिटेड स्कूल लेवल तक की एजुकेशन ही ज्यादातर गांव में अवेलेबल है। ठीक है, शायद 5th क्लास तक के, 8th क्लास तक के, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास तक के स्कूल्स थोड़े थोड़े गांव में अब बन चुके हैं। पर उससे बियॉन्ड अगर एजुकेशन लेनी है तो थोड़े से हायर लेवल पे जाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो ऑब्वियसली कॉलेजेस गांव में नहीं है, सारे गांव में तो नहीं है। ठीक है, फिर उनके लिए ट्रैवल करना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज जाना है, यूनिवर्सिटीज तो शहरों में बनी हुई है, तो ऑब्वियसली फिर और ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो बात क्या है, वो उसके बाद एक बार जब टैलेंट मूव आउट कर जाता है ना, बात ये होती है कि एक बार कोई अर्बन एरिया में मूव आउट कर गया, रेयरेस्ट चांस होता है कि वो बंदा वापस रूरल एरिया में आके बस के वहां पे लोकल इकोनॉमी में काम कर पाएगा। तो इस कारण रूरल एरिया में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की, स्किल डेवलपमेंट वाले लोगों की, हेल्थ की, इन सब की कमी बनी रहती है, क्योंकि वो लोग मूव आउट ज्यादा कर जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी वापस नहीं आता, ऑब्वियसली लोग वापस भी आते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें यही होता है कि वापस शहर जाके कोई वहां जाके काम कर ले, क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि वहां पे कमाई ज्यादा होगी, वहां पे काम ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग तभी रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स, देखो हमारे लैंड रिफॉर्म्स की प्रॉब्लम भी है रूरल एरिया में। इसका क्या मतलब है लैंड रिफॉर्म्स की, देखो ओरिजिनली इंडिपेंडेंस के पहले हमारे जितने नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन सब ने प्रॉमिस किया था कि जब इंडिया आजाद हो जाएगा, जो जमीन बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली बटी हुई है, यानी कि इंडिया में जमींदार उस जमाने में ऐसे भी एग्जिस्ट करते थे जिनके पास 10-10 हजार, 5-5 हजार एकड़ जमीन भी थी, और इंडिया के ज्यादातर लोग ऐसे भी थे जो लैंडलेस थे, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। तो हमारे लीडर्स का ये वादा था कि इंडिपेंडेंस के बाद हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करेंगे ताकि जमीन सबको बराबर बट जाए। पर इंडिया में ये लैंड रिफॉर्म्स कभी हुए ही नहीं, मतलब प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हुए, कोई ना कोई लूप होल होता था। जैसे कि अगर लैंड सीलिंग लगा दी, लैंड सीलिंग का मतलब है कि एक बंदा कितना, अपने फैमिली मेंबर्स, उसने फैमिलीज भी बहुत बड़ी होती थी, सारे फैमिली मेंबर्स के नाम पे जमीनें कर दी, तो वो जमीन सीलिंग के अंदर आ गई। प्लस क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते थे, लोगों ने अपने जो जानवर हैं उनके नामों पे भी जमीनें लिखवा दी थी, कि किसे पता चलता है। ठीक है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स तो एग्जिस्ट करते नहीं। अब डिजिटाइजेशन चीज़ों की होती है तो ऑब्वियसली अब ऐसी चीज़ें करना मुश्किल है। पर उस टाइम पे ये सारी प्रैक्टिसेस कर करके या कोई और लूप होल, इफ और बट इन चीज़ों में बहुत होते थे, तो उससे बच जाता था। क्योंकि एक बहुत हार्श रियलिटी ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लोग थे उनमें से ज्यादातर जमींदारी थे। अब अगर आप जमींदार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग ही थे, उनमें से कुछ लोगों का ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा कि मैं ऐसा कानून क्यों पास करूं जहां पे मेरी ही सारी प्रॉपर्टी चली जाए। ठीक है, तो इस कारण कहीं ना कहीं जो लूप होल्स छोड़े गए, इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स कामयाब नहीं हुए, और आज भी रूरल एरियाज में लैंड बहुत ही इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बहुत सारे आपके
रूरल एरिया में लैंडलेस फार्मर्स भी हैं जो बाकियों की जमीन जैसे ठेके पे लेके या किसी और सिस्टम से फिर उसके ऊपर फार्मिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। देखो गांव के अंदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? ऐसे रिसोर्सेज जो आगे और चीजें बनाने में मदद कर सके। ठीक है, जैसे कि इसी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है सारा, ठीक है। हमारे रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े स्केल पे मिसिंग है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गांव में तब माना जाता है कि गांव इलेक्ट्रिफाइड है अगर किसी भी एक सरकारी बिल्डिंग में एक बल्ब भी जग गया, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिफाइड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इरिगेशन कैनाल्स नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, इरिगेशन अपने आप में दो टाइप का होता है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन। मैक्रो इरिगेशन का मतलब होता है जो आपके कैनाल्स होते हैं। इंडिया में सारे खेतों तक कैनाल से पानी नहीं पहुंचता। हमारे ज्यादातर जो इंडिया के अंदर इरिगेशन डिपेंडेंट है वो माइक्रो इरिगेशन है, 85% से ज्यादा, ठीक है। हमारे माइक्रो इरिगेशन इंडिया में है। माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है जो वाटर पंप्स लगा लेते हैं लोग अपने जमीनों में, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर हम निकाल लेते हैं, फिर उन्हें माइक्रो कहते हैं कि हर किसान अपना खुद की इरिगेशन जब चाहे वो कर सकता है। पर इंडिया में अभी भी हर जगह ये नहीं है, और क्योंकि इसका भी अपने में बहुत खर्चा आता है और अंडरग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होता जा रहा है। तो हमारा अभी भी इंडिया में ज्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पे ही डिपेंड करता है। इसके अलावा क्रेडिट, देखो किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए, पैसे का एक सोर्स है कहीं ना कहीं से कोई लोन मिल जाए, ठीक है। अब किसानों को, फार्मर्स को लोन आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि देखो लोन के लिए प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, आपका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। बैंक से ही देखते हैं कि आपकी आज तक पेइंग कैपेसिटी कितनी है कि आप चुका पाओगे। पर किसानों का अगर आप देखोगे, देखो किसानों को हर बारी पैसा जो मिलना है वो फसल बेच के मिलना है। किसी साल ज्यादा मिला, किसी साल कम मिला, किसी साल फसल खराब होगी, तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बन पाता। इस सारी चीज के कारण जो है बैंक्स आपके लोन देने से थोड़ा कतराते हैं किसानों को। इसके लिए प्रोविजन जरूर किए गए, मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। इसके अलावा है मार्केट्स। देखो यहाँ पे अब किसानों के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो किसानों के पास डायरेक्ट मार्केट का एक्सेस बहुत कम है। किसान डायरेक्टली अगर अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचना चाहे, ये बहुत मुश्किल है किसान के लिए। किसान को किसी न किसी इंटरमीडिएट, किसी कंपनी, किसी और को बेचना पड़ता है। ऑब्वियसली उन्हें पेमेंट फिर प्रॉपर नहीं मिलती। दूसरी चीज है, अगर वो करना भी चाहे उन्हें अवेयरनेस नहीं है, बेचे तो बेचे कैसे, कहाँ बेचे, कैसे डीलिंग करें। तो वो जो सारी चीजों की कमी है, और गांव के अंदर खुद के अंदर मार्केट फैसिलिटीज नहीं होती, जो मंडियां भी होती हैं हर गांव में नहीं बनी हुई, ठीक है, या ऑपरेशनल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, उसके लिए अलग से खर्चा उठाना पड़ता है। अगर अपना सामान बेचने जाना है तो किसी और जगह पे जाके बेचना पड़ेगा, उसके लिए अलग से खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चैलेंजेस हैं। इसके अलावा गरीबी रूरल एरियाज में ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे जो सरकार के प्रोग्राम्स है, अगर वो अच्छे से नहीं पहुंचते, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होते, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी पॉपुलेशन में गरीबी के स्तर बने रहने की हमेशा ही चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अब रूरल क्रेडिट की बात करें, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक मांगते हैं पेपर वर्क, कागजी काम। अब उसके प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, पर होता क्या है, देखो बैंक्स क्यों प्रेफरेबल सोर्स ऑफ लेंडिंग होने चाहिए, क्योंकि बैंक्स हमेशा लो इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे। पर बात क्या है कि अगर एक साइड पे लो इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी साइड पे पेपर वर्क शो करना पड़ता है, तो ज्यादातर लोगों के पास ये नहीं होता। इस कारण वो बैंक से लोन नहीं ले पाते, खासकर जो लैंडलेस
फार्मर है जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, जिसके पास जमीन है ऑब्वियसली वो तो जमीन के कागज दिखा के भी लोन ले लेगा, पर जिसके पास जमीन भी नहीं है वो बंदा लोन कैसे ले, उसके पास तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कल उसका ठेका खत्म हो गया फिर कहाँ से वो लोन पे करेगा अगर अगले बंदे ने दोबारा नहीं दिया। तो ज्यादातर रूरल एरिया में जो लोग लोन लेते हैं ना वो मनी लेंडर से लेते हैं, जो उनके अपने गांव में कोई भी मनी लेंडर होगा, 30% हमारे रूरल एरिया में लोन मनी लेंडर से लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेशो है। अब मनी लेंडर से प्रॉब्लम क्या है? मनी लेंडर्स हमेशा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कई बारी लोग ये इंटरेस्ट रेट के चक्कर में ही ना एक डेट ट्रैप में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि एक बारी ब्याज लिया और एक बारी ज्यादा ब्याज पे लोन ले लिया, उस ब्याज को चुकाने के लिए ही कहीं ना कहीं और से कई बारी लोन लेना पड़ जाता है। ठीक है, वहां पे भी अगर ज्यादा ब्याज मिला तो एक जाल में फंस जाओगे जहां पे कभी फिर निकल ही नहीं पाओगे, ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज इकट्ठा ही होता जाएगा। तो इस कारण लोग बहुत बुरी तरीके से इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। पर फिर लोग जाते क्यों हैं यहाँ पे? क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं देना पड़ता यहाँ पे, क्योंकि हर कोई गांव में एक दूसरे को जानता है, तो रिलेशंस के ऊपर ही ये सारा काम चलता है। तो यहाँ पे लोगों के रिलेशंस और ये सारी चीजों के कारण आपकी क्रेडिट सोर्स सबसे बड़ा ये है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ साल पहले तक आपके कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा सोर्स होते थे, सेकंड बिगेस्ट। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो 27% अब लोग उनसे दे रहे हैं। एक टाइम पे आपके मनी लेंडर्स 47% भी थे कुछ साल पहले, अब ये डिक्रीज होकर 30% हो गया। 25% आपके कमर्शियल बैंक से लोन जाते हैं। देखो ये जो आपके कमर्शियल बैंक, इन सब में फर्क होता है। ठीक है, ये लोन क्यों दे रहे हैं? जब मैंने आपको कहा कि पेपर वर्क चाहिए, तब भी इतना 25% ये भी हाई है, ये इतना तब भी कैसे लोन दे रहे हैं? देखो आपके ना एक आरबीआई की तरफ से सारे बैंक्स की कंडीशन होती है। जब बैंक्स को लाइसेंस मिलता है ना, देखो कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि मेरा मन चाहा आज मैं बैंक खोल के बैठ जाऊंगा, बैंक कैसे नहीं खुलता, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब अगर आरबीआई से लाइसेंस लिया है, आरबीआई की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें एक कंडीशन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एक ना आरबीआई ने एक स्पेशल सेक्शन बनाया हुआ है प्रायोरिटी सेक्शन सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ना आरबीआई एक लिस्ट बनाता है कि इस लिस्ट के अंदर जो जो काम आते हैं या जो जो टाइप के लोग आते हैं, आप जितना भी साल में लोन बांट रहे हो उनमें से कुछ परसेंटेज, आरबीआई टाइम टू टाइम परसेंटेज भी चेंज कर सकता है। हम सपोज करने के लिए कहते हैं, लेट्स सपोज आरबीआई कह रहा है कि 22% जो भी आपने साल में लोन बेचे, मतलब 100 रुपए के लेट्स सपोज लोन दिए हैं अगर लोगों को, उसमें से 22 रुपए आपको इन्हें ही लोन देने हैं। तो फिर बैंक्स को अपने टारगेट पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं लोन देने ही पड़ते हैं, क्योंकि मजबूर हैं वो अपना लाइसेंस मेंटेन रखने के लिए। इस कारण ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंक्स ये लोन देते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इसके अंदर आपके एग्रीकल्चर आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपके बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें लोन देना, जैसे स्मॉल बिजनेसेस है उन्हें लोन देना, ऐसी सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। तो इसलिए कमर्शियल बैंक इतना बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। लैंडलॉर्ड से या दोस्तों से 7% और बाकी अदर प्लेसेस से 7% लोन लेते हैं रूरल एरिया में लोग। अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज, देखो सबसे बड़ा तो मनी लेंडर है, पर बाकी सोर्सेज की बात करें तो कहाँ कहाँ से कमर्शियल बैंक से लोन मिल सकता है, रीजनल रूरल बैंक से लोन मिल सकता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये चारों क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो कमर्शियल बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्हें लाइसेंस मिले हुए हैं ऑल इंडिया ऑपरेशन करने के। ये आपके शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स दे सकते हैं। इनके पास लोन देने की बहुत बड़ी कैपेसिटीज भी होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एसबीआई जैसे बैंक बड़े बड़े बिजनेसेस को 10-20 हजार करोड़ के भी लोन देते हैं। तो ऑब्वियसली लोगों को 10-15 हजार के तो लोन दे ही सकते हैं, लाखों के लोन भी दे सकते हैं। तो इनके पास कैपेसिटीज बहुत बड़ी होती हैं और इसी कारण इनके ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की रिक्वायरमेंट डाली जाती है कि ये सिर्फ बड़े क्लाइंट्स की तरफ ना भागे,
इंडिया की जो एक्चुअल ग्रोथ है वो तो इसी चीज में है ना कि हमारे जो किसान है, हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारे जो छोटे बिजनेसेस हैं, ये भी ग्रो करें। छोटे बिजनेसेस बड़े बनेंगे तभी तो इंडिया प्रोग्रेस करेगा। बड़े बिजनेसेस को और बड़ा करते जाओगे, एक लिमिट के बाद थ्रेशोल्ड आ जाएगा, बस उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट ही कमाने हैं। छोटे बिजनेसेस ने ग्रो करना है, तो इस कारण इन सब के ऊपर ये कंडीशन लगाई जाती है। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स, देखो रीजनल रूरल बैंक्स ये ऐसे बैंक्स हैं जहां पे मतलब ये सिर्फ रूरल एरियाज में ही ओपन हो सकते हैं, इनकी शहरों में ब्रांच नहीं हो सकती। जैसे ये तो कहीं पे भी हो सकते हैं, इनकी शहरों में ब्रांच नहीं होती। ठीक है। ये ज्यादातर ऐसे एरियाज में खोले जाते हैं जहां पे और कोई बैंक की फैसिलिटी नहीं है, तो एक कोई सिंगल रूरल रीजनल बैंक का लाइसेंस जारी कर दिया जाता है कि इस गांव को आप सर्व कर लो। ठीक है। ये इनका मेन पर्पस इन्हें बनाने का यही है कि ये स्मॉल फार्मर्स को लोन दे सकें और उनकी मदद कर सकें अपना काम आगे बढ़ाने में। ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी यही काम है कि लोगों से एक तो पैसा इकट्ठा, लोग अपना डिपॉजिट्स भी कर सके इन सारी जगहों पे। ठीक है। और उसके बाद उन्हें लोन भी दे सके। बस कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि देखो एक सिंगल पर्सन ओन्ड या एक प्राइवेट मैनेजमेंट उस सेंस में नहीं होती कि सिर्फ इन्वेस्टर्स है। यहाँ पे सारे लोग बराबर के भागीदार होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एक पॉपुलर आइडिया है, पर इंडिया में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स फेल भी हुए हैं। ठीक है। उसका मेन कारण ये है कि क्योंकि इनकी मैनेजमेंट में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं और ये आरबीआई के प्रिव्यू से बाहर है। आरबीआई ने कंट्रोल नहीं करता डायरेक्टली, इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। आरबीआई इन्हें डायरेक्टली कंट्रोल करता है, सिर्फ इन्हें भी नहीं डायरेक्टली कंट्रोल करता। इसलिए यहाँ पे कई बार ये बैंक्स फेल भी हो जाते हैं। लोगों का पैसा फिर जो उन्होंने यहाँ डिपॉजिट किया होता है वो कई बार डूब भी जाता है। रेयरेस्ट केस है, पर ऑब्वियसली हो जरूर सकता है। तो हमेशा अपने बैंक के ऊपर नजर रखा करो। वो फिर स्टेटमेंट्स हर साल, हर क्वार्टर में सारे बैंक्स को अपनी स्टेटमेंट जारी करनी होती है, उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, नजर रखनी जरूरी होती है अपने बैंक के ऊपर। लाइफ के लिए भी एक एडवाइस। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फोर्थ। देखो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, ये इंडिया, ये ना हमने जो मॉडल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू रूरल एरियाज के डेवलपमेंट का, ये हम इंस्पायर हुए थे बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने इसके थ्रू ना बहुत डेवलपमेंट की अपने रूरल एरियाज में। बेसिकली उन्होंने क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, लेट्स सपोज गांव में आपने एक महिलाओं का एक ग्रुप बना लिया। ये सारी महिलाएं मिलके एक साथ चलो टेक्सटाइल का काम करना चाहती थी। ठीक है। और ये सारी की सारी इन सबको काम आता है, टेक्सटाइल का ये काम करना चाहती हैं। पर ऑब्वियसली काम शुरू करने के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। ठीक है। तो हम क्या, सबसे पहले इन्हें इनकरेज किया जाता है कि देखो एक ग्रुप बना लो। पहले जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं, दो तरीके हैं अब। पहले क्या है, स्टार्टिंग में देखो कोई ना कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सब कुछ बैंक के पास जाने से पहले कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाने तो जरूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खुद क्या करते हैं, ये बड़े शहरों में भी एग्जिस्ट करते हैं अब तो, बड़े और बिजनेसेस भी करते होते हैं, पर गाँव के लिए सबसे मेन चीज है कि, और महिलाओं में खासकर, कि सारे जितने इसके मेंबर्स हैं, हर महीने सबको बोला जाता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट है जो कंट्रीब्यूट करना है। लेट्स वो सबको बोला गया कि हर पर्सन को 50 रुपए कंट्रीब्यूट करने हैं हर महीने। इसके बाद क्या होगा कि देखो कभी भी किसी भी मेंबर को लोन चाहिए इनमें से, तो ये जो एक पैसे का पूल बन गया, हर महीने 50-50 रुपए जोड़ रहे हैं। लेट्स सपोज हर महीने इतने मेंबर है कि 500 रुपए जुड़ जाते हैं। ठीक है। 10 मेंबर है आपके, 500 रुपए हर महीने जुड़ जाते हैं। ठीक है। एक साल बाद इनमें से कोई एक मेंबर को लोन की जरूरत पड़गी, उसे 2,000 रुपए चाहिए एक साथ। ठीक है। ऑब्वियसली कईयों को आप में से लग सकता है कि 2,000 में क्या है, गरीबों के लिए वो भी कई बार जरूरत का वो हो जाता है। ठीक है। तो उसे 2,000 रुपए चाहिए। अब वो यहाँ पे ये सारे लोगों में 2,000 रुपए वो अपने ग्रुप के पास जाएगी और वो कहेगी कि देखो मुझे 2,000 की रिक्वायरमेंट है। ये जो ग्रुप है इनका, जो एक साल में पूल बन गया है, इसमें से ये 2,000 उस पर्सन को जारी कर देंगे और उसे कहेंगे देखो ब्याज लगेगा। ब्याज पर क्योंकि अपना ही ग्रुप होता है, बहुत ही कम ब्याज लगता है। लेट्स सपोज 3% ब्याज लगा दिया कि इतना बस दे देना और साथ में
अमाउंट और उसे बता दिया जाता है कितने महीने में चुके। लोग आपस में ही लोन अरेंज कर लेते हैं। यही है सेल्फ हेल्प, अपनी ही मदद हो गई। अब हमने बांग्ला मतलब ये तो लोग पहले भी करते आए हैं, हमने बांग्लादेश से क्या सीखा? देखो बांग्लादेश ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है कि लोग अपना पैसे खुद जोड़ रहे हैं। बांग्लादेश के वहां सेंट्रल बैंक ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने इन्हें ऑर्गेनाइज करना शुरू किया कि देखो हम आपके बैंक अकाउंट्स खोल देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर करके पूरे ग्रुप के नाम पे एक अकाउंट खोल देते हैं। आप जो पूल में पैसा इकट्ठा कर रहे हो वो बैंक में डिपॉजिट करो। अब जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, एक तो देखो बैंक में पैसा और आता है जिसके कारण ज्यादातर लोग बैंक से जुड़ रहे हैं। एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, क्योंकि हर महीने फिक्स अमाउंट आ ही रहा है, पूरे ग्रुप का एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनने लग गया। अब अगर इन्हें ज्यादा पैसा भी चाहिए, सारे ग्रुप ने एक साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं टेक्सटाइल का जैसे, तो ये अब बैंक के पास जा सकते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के हमें बता दो कितना लोन दे सकते हो। उन्होंने कहा कि चलो तुम हर साल जितना दे पा रहे हो इसके मुताबिक हम तुम्हें 2 लाख का लोन दे देते हैं। तो उनके लिए काम शुरू करने के लिए बहुत है, वो इसे चुका भी पाएंगे। देखो फिर होता क्या है, अगर लोन ले लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ये भी बहुत फायदा होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादातर लोन चुका भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इतने मेंबर इन्वॉल्व हैं तो हर मेंबर की तरफ से दूसरों के ऊपर प्रेशर होता है कि मैं अपनी किस्त भर रहा हूं या भर रही हूं, तो तुम भी अपनी किस्त भरो। तो अपने आप कंप्लायंस और बढ़ जाती है। इस कारण ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आगे बढ़ते हुए जो किसानों की मदद एक्चुअली हमें करनी है ना, एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है ना, एग्रीकल्चर की ग्रोथ जब इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन करना शुरू किया था अपने थर्ड प्लान के टाइम, ग्रीन रेवोल्यूशन तब काफी ग्रो किया। पर उसके बाद हुआ क्या है, मतलब किसानों की इनकम लगातार कई सिलेक्टेड एरियाज में राइज हुई। पर अब लॉन्ग टर्म में जो आपके 2000 के ईयर हैं, बिल्कुल 2000 की स्टार्टिंग से ही हमारे एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कोई ज्यादा नहीं है। हर साल एग्रीकल्चर 2.5 3, बस इससे ज्यादा नहीं ग्रो कर पाता परसेंटेज में। वहीं पे हमारा अगर आईटी सेक्टर देखोगे, वो 10% 15% तक भी ग्रो कर जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो देखो, एक रियलिटी है कि सिर्फ खेती से पैसा नहीं बढ़ने वाला, किसान अमीर नहीं होने वाले। अब सारी दुनिया में प्राइजेस जितने बढ़ने थे बढ़ गए हैं बात क्या है, पैसा बढ़ेगा किसानों का एलाइड एक्टिविटी से। अगर हमने किसानों को अमीर करना है ना, किसानों तक पैसा पहुंचाना है, उसका तरीका है उन्हें और एक्टिविटीज में जोड़ो। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, तुम उन्हें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में कि वो बकरियां ये सब कुछ पाल लें और फिर वो बकरियां ही बेच दे मार्केट में, या गाय रखें उनका दूध मार्केट में बेच दें, पनीर बना के बेच दें, घी बना के भेज दें, ये सब कुछ। ऐसे जब वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपने खेत से करने लगेंगे, इससे क्या है, उनकी डेली या वीकली या इकट्ठे होके मंथली अलग से एक कमाई आने लग जाएगी। देखो क्योंकि खेती बाड़ी में जो है, अगर एक फसल बीजी है, फसल को उगने में, हार्वेस्ट होने में, बेचने में चलो 4 से 5 महीने लग गए, ठीक है? तो ये तो पैसा 4 से 5 महीने बाद आना है ना। किसान का खर्चा ऐसा थोड़ी कि 4 से 5 महीने टल जाएगा, खर्चे तो आते ही रहते हैं। तो किसान का जो रोज का खर्चा है वो कहीं ना कहीं यहां से निकलने लग जाए। और ये जो एग्रीकल्चर से पैसा है, फिर ये अचानक जब बल्क में आएगा, ये उसकी सेविंग भी हो जाएगी, और उसे एक साथ आता हुआ पैसा कहीं और नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नॉर्मल डेज का खर्चा यहाँ से निकल रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी। तो हम चाहते हैं जैसे किसान मछलियां पालना शुरू करते हैं, मछलियां बेचना शुरू कर दें। अब उसमें जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पे समुंदर के अंदर केज, समुंदर के अंदर डाल के उसमें से भी मछलियां पाली जा सकती हैं। जो आपके लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, यहाँ पे सारी जगहों पे आपके तालाब बना के उसके अंदर मछलियां रखी जा सकती हैं और वहां मछलियां पाली जा सकती हैं। तो इस तरीके से। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब है? देखो हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि आपके जो किसान हैं
वो आपके कोई फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, फिर कोई एरोमेटिक प्लांट, स्पाइसेस, ऐसी चीजें जो जल्दी उग जाती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, इन्हें उगाना शुरू करें और इन्हें मार्केट में बेचना शुरू करें। मतलब कुछ एक्स्ट्रा कमाओ एग्रीकल्चर को छोड़ के, तो जमीन का कुछ हिस्सा, क्योंकि जमीन कम लेंगे ये, पर ये डेली, वीकली या मंथली कमाई जो खर्चा है वो यहाँ से सारा निकल जाएगा। तो हमारी कोशिश इसके तरफ है। दूसरा देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हमने बहुत ज्यादा उसके बाद पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब कुछ प्रमोट किया, पर अब जो दुनिया में ट्रेंड बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। देखो, एक जो मिसकंसेप्शन है वो मैं यहाँ पे दूर कर दूं। ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपके पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर नहीं यूज होते। ये कभी गलती से भी आंसर राइटिंग में ये चीज ना लिख देना। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, हर बात क्या है, यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नहीं यूज होते, यहाँ पे नेचुरल यूज होते हैं। यानी कि पेस्टिसाइड के तौर पे जैसे नीम का पानी स्प्रे कर दिया, फर्टिलाइजर के तौर पे जो गोबर है उससे ही सारे लैंड पे यूज कर दिया। नेचुरल बायो फर्टिलाइजर यूज करो, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकल करो, क्रॉप का रेजिड्यू यूज करो, एनिमल मैन्योर यूज करो, ये सारी चीजें, ग्रीन मैन्योर यूज करो, ठीक है, जो बची हुई फसलें हैं वो सब कुछ है वो सारी जमीन के ऊपर फैला दी, वो भी सारे फर्टिलाइजर बन जाएंगे। ये सारी चीजों करके इस चीज को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इससे करेंगे, एक तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम होगा, हेजार्डियस जो वेस्ट हैं, ये सारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो केमिकली बने हैं वो सारे के सारे हमारे फूड चेन में आने बंद हो जाएंगे, हम भी तो वही खा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक सस्टेनेबल लेवल पे पहुंचेगी, ठीक है, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, जो अभी हमने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर स्प्रे कर करके सारी जमीन खराब की पड़ी है वो भी सुधरेगी। तो इस सारी चीज से एक्चुअली फायदा होगा। ये बाकी सारे एडवांटेजेस भी रीड कर लेना, ये आपको मेंस में भी काम आएगा, वीडियो के नीचे एक्स्ट्रा डिटेल में भी लिखी हुई है। और सेम चीज लिमिटेशंस, ये आपको कभी मेंस में और प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन के और मेंस में वैसे क्वेश्चन बन के आ सकती है, तो यहाँ पे एक पूरी डिटेल में लिख दिया गया है, ये सारी चीज को स्टडी कर लीजिएगा। ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो खुल के आराम से पूछिएगा। थैंक यू एंड सी यू।